नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कल की जजमेंट लेकर आया, जिसके बारे में ना आपने अभी तक कहीं सुना होगा, ना इसके बारे में आपने कोई भी बात पढ़ी होगी। अब अगर आपका कोई विल वसीयत को लेकर झगड़ा चल रहा है, अगर आप लोगों का विल वसीयत को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यह अकेली वीडियो आपको बताने वाली है कि आने वाले समय में क्या कोर्ट आपकी वसीयत को वैलिड मानेगा या फिर कोर्ट आपकी उस वसीयत को सस्पिशियस बताते हुए खारिज करने वाला है। और आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, प्रॉपर रेलिवेंट जजमेंट के साथ, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के साथ आपको समझाने वाले। अब लोगों के मन में विल वसीयत को लेकर जो भी क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है, ये सारी की सारी आज इस वीडियो में खत्म होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में आखिरकार आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम विल वसीयत की कुछ बेसिक चीजों को प्रॉपर कानून के साथ आपको समझाएंगे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताई जाएगी। फिर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आपको समझाने वाला हूं। और यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर विल वसीयत एक बार कोर्ट में चैलेंज कर दी गई, तो क्या उस विल वसीयत को कोर्ट वैलिड मानेगा या कोर्ट उसको अवैध मानेगा। और आज वो सारी चीज आपको पता लग जाएगी। देखिए, पहले लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार अगर कानूनी तौर पर बात करें, आम व्यक्ति की तरह नहीं, कानूनी तौर पर बात करें, तो विल वसीयत को कानूनी रूप से कब वैलिड माना जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63। बड़ी सिंपल बात बोलता है कि एक टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता अपनी मर्जी से वसीयत तैयार करेगा या किसी और को डायरेक्शन देगा कि आप मेरी वसीयत लिख दो। उसके बाद वो उस पर अपने अंगूठे या साइन लगाएगा और उस पर दो गवाहों के साइन ले लेगा। सिर्फ इतना काम करना होता है एक वसीयत को कानूनी तौर पर वैलिड ठहराने के लिए। अब लोग कई बार उसको नोटराइज करा लेते हैं, नोटरी स्टैंप लगवा के, कई बार उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कई बार स्टैंप पेपर पर निकलवा लेते हैं और यह मानसिकता रखते हैं कि इससे हमारी वसीयत और स्ट्रांग हो जाएगी। पर अगर आप कानूनी तौर पर बात करें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 कहता है कि वसीयत को रजिस्टर करवाना कोई अनिवार्य नहीं है, वसीयत को नोटरी कराना कोई अनिवार्य नहीं है, वसीयत को स्टैंप पेपर पर ही लिखवाना कोई अनिवार्य नहीं है। वो लोग इसलिए करवाते हैं कि अगर वसीयत कल को कोर्ट में चैलेंज होगी तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट एडिशनल मिलने वाला है कि देखो, वसीयतकर्ता खुद सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हुआ, उसी के नाम से स्टैंप पेपर आए, तो वो अपनी मर्जी से ही वसीयत बना रहा होगा। पर कानूनी तौर पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये सारी चीजें होनी अनिवार्य है। अब एक वसीयत बनकर तैयार हो गई। कई बार जब तक वसीयतकर्ता जीवित है कोई झगड़ा नहीं होता, पर जैसे ही वो मर जाता है उसके बाद उसके वारिस उस वसीयत को लेकर आपस में लड़ते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि ये धोखे से लिखवाई गई है, साइन असली नहीं है, दबाव में तैयार हुई है, उनकी अपनी मर्जी से नहीं लिखी गई, और ऐसा कहकर वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। अब यहां पर लोगों के मन में डर है। आधे लोग सोचते हैं काश वसीयत कैंसिल हो जाए, आधे लोग सोचते हैं कि काश वसीयत कोर्ट से वैलिड मानी जाए। अब उनको कानूनी तौर पर नहीं पता कि क्या उनकी वसीयत वैलिड होगी या नहीं होगी। अब यहां से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, क्योंकि यह जजमेंट आपके सभी परेशानी का जवाब यहां पर देने वाली। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं। देखिए, केस टाइटल है सरदारी लाल, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस बिशन दास एंड अदर्स, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है, और इसका सिविल अपील नंबर है 10990 ऑफ 2016 और 6 जुलाई 2026 का ये फैसला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट, जो आपने ना अभी तक कहीं पढ़ी होगी, जो आपने ना अभी तक कहीं सुनी होगी। पर अगर आप हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं तो हम ये जजमेंट आज सुबह ही शेयर कर चुके हैं, क्योंकि वहां आपको सबसे पहले हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस केस में फैक्ट्स क्या है, केस में विवाद का कारण क्या था। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए, यहां पर एक व्यक्ति था छज्जूराव, जो पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था, खेती बाड़ी करता था। वो जो ये विवादित संपत्ति है उसका अकेला मालिक था। वो साल 1992 में मर जाता है और उसके आगे कोई बच्चे भी नहीं थे। उसकी जो पत्नी थी विधवा बंबू देवी, वो कहती है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेली उत्तराधिकारी हूं और मुझे ये सारी प्रॉपर्टी दी जाए।
पर इसी बीच उसी व्यक्ति के कोई दूर के रिश्तेदार आकर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, साल 1974 में ही हमारे नाम पर छज्जू राम ने एक वसीयत तैयार कर दी थी और वो प्रॉपर रजिस्टर्ड वसीयत है और ऐसी कंडीशन में हमारा अधिकार यहां पर होना चाहिए। और उस वसीयत के आधार पर वो दूर के रिश्तेदार अपना नाम म्यूटेशन में भी चढ़वा लेते हैं। पर जो प्लेंटिफ है यानी कि विधवा पत्नी, वो कोर्ट में जाकर केस करती है और ये कहती है कि ये वसीयत तो धोखे से लिखवाई गई है, उनका कोई इंटेंशन ही नहीं था इन दूर के रिश्तेदारों को ये प्रॉपर्टी देने का। पर जबकि जो दूर के रिश्तेदार है, डिफेंडेंट है, उनका कहना है कि नहीं, वसीयत रजिस्टर्ड है, हमारे नाम पर है, दोनों गवाहों को एग्जामिन करो और ये चीज हमारे फेवर में आ जाएगी ना। अब ये केस यहां पर विवाद का कारण बना, यानी कि एक तरफ दूर के रिश्तेदार आकर कोर्ट में रजिस्टर्ड वसीयत दिखा रहे हैं, प्रॉपर दो गवाहों के साइन है, इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 पूरा फॉलो हुआ है, और दूसरी तरफ एक अकेली विधवा पत्नी कह रही है कि ये वसीयत वैलिड नहीं है, उसके पास कोई दूसरा एविडेंस नहीं है। अब मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब यहां से आपको एक एक चीज समझनी है और जो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं, आप उसे अपनी सिचुएशन से एनालाइज कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये चीज पहुंची तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी चीजों को देखा। पहला कि जो वसीयत है उसमें जो उसकी विधवा पत्नी है उसको बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया, कोई छोटा मोटा चीज भी नहीं दी गई और ना इसके पीछे कोई ठोस कारण लिखा गया। दूसरा, जो कारण उसमें लिखे गए हैं कि मैंने अपनी पत्नी को ज्वेलरी दे रखी है, कैश दे रखी है, वो वीक कारण है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं शो किया कि किस माध्यम से दिए, किस बैंक अकाउंट में दिए, नगद दिए, ज्वेलरी कौन सी है, तो बस एक कारण लिख के छोड़ दिया। तीसरी चीज, जो बेनिफिशियरी है यानी कि दूर के रिश्तेदार हैं, वो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिखा पाए कि आखिरकार क्यों उनको सारी प्रॉपर्टी दी गई, जबकि उनका कहना है हमने देखभाल की और उनमें से एक बेनिफिशियरी जो दूर का रिश्तेदार है वो तो ना तो स्कूल का एक स्टूडेंट है, वो कैसे उसकी देखभाल कर सकता है। कोर्ट ने यहां भी देखा। इसके अलावा देखा गया कि लक्ष्मीकांत का नाम काटकर छज्जू राम वसीयत के अंदर लिखा गया है और यह चीज काटकर हाथों से लिखी गई है, वो भी कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही है। और जबकि वसीयत तो 1974 में बनी थी, उसके 18 सालों बाद वसीयतकर्ता का देहांत हुआ और इस वसीयत का कभी कोई जिक्र नहीं आया और ये सारी कंडीशन वहां पर कोर्ट के सामने शक पैदा कर रही थी। अब मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है, नोटरी है, कुछ भी नहीं, पर अगर कोर्ट के सामने वसीयत को लेकर कोई शक पैदा होता है तो जो प्रोपाउंडर या बेनिफिशियरी है उसी की यह ड्यूटी बनती है कि सारी शक की चीजें कोर्ट के सामने दूर करे कि क्यों आखिरकार विधवा पत्नी को कुछ भी नहीं दिया गया, क्यों आखिरकार 18 साल पहले वसीयत तैयार कर दी, क्यों आखिरकार कोई ठोस कारण नहीं लिखा गया, क्यों आखिरकार वसीयत में ये ऑल्टरेशन काटापीटी की गई है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि देखो, आपकी विल रजिस्टर्ड है, सिर्फ इसी कारण से हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो जेन्युइन ही बनी होगी, बिना धोखाधड़ी के ही बनी होगी। जब भी कभी कोर्ट के सामने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस आएंगे तो वो सभी के सभी दूर करने जरूरी है। तीसरा, बेनिफिशियरीज यानी कि जिनके फेवर में वसीयत है उनको साबित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने वॉलंटरीली एग्जीक्यूशन किया है, अपनी स्व इच्छा से ही वसीयत लिख कर दी है और अटेस्टिंग विटनेस की स्टेटमेंट दिलवाना ही केवल काफी नहीं होता। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 69 पढ़े तो वो कहता है कि वसीयत में जो दो गवाह होते हैं, किसी एक गवाह को कोर्ट में बुलाओ और उसकी स्टेटमेंट प्रूव करो। अब यहां पर बोला गया सिर्फ उनकी स्टेटमेंट प्रूव करा दी इतना काफी नहीं है, अगर वसीयत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बन रही हैं तो वो चीज वहां पर बेनिफिशियरी को ही कोर्ट से दूर करानी पड़ेगी कि क्यों आखिरकार ऐसा वसीयत के अंदर हो रहा है, तभी कोर्ट मानेगा कि वो वसीयत वैलिड है ना। इस लेटेस्ट जजमेंट में साफ बोला गया कि केवल वसीयत के रजिस्टर्ड हो जाने से वो जेन्युइन नहीं है, केवल आपने विटनेस की कोर्ट में बुलाकर स्टेटमेंट करा दी वो काफी नहीं है। अगर कोई कोर्ट के सामने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जैसे इस केस के अंदर बन रहे थे, तो वो ड्यूटी बनती है बेनिफिशियरी की दूर करने की, और अगर वो दूर नहीं कर पा रहा तो विल को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से ही देखा जाएगा। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन कौन से सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब कोर्ट कब कब मानेगा कि विल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये मैं आपको बताऊं, ये चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में क्लियर करी कि कब विल के अंदर पढ़ने के बाद किस किस कंडीशन को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में माना जाता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे हम ये बड़ी बड़ी जजमेंट लाते हैं, हर एक लेटेस्ट जजमेंट लाते हैं, उनको आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, आखिरकार कहां से आप ऐसी हर एक जजमेंट जो आपके फेवर की है, आपको मदद करने वाली है, हमसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट, इन्होंने अपना एक स्पेशल वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर मात्र कुछ दिनों में 1300 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। इसी ग्रुप में आपको ऐसी हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट, क्योंकि आपने तो बस आके एक जजमेंट पढ़ी है, सिर्फ एक, आपको नहीं पता ऐसी कितनी डेली जजमेंट्स आती है, तो इस ग्रुप में हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी, एक्सप्लेनेशन, हर एक जरूरी कानून, जो ये वीडियो है इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, और अलग से अगर आप कोई जजमेंट लेना चाहते हैं तो लीगल पॉइंट या जजमेंट का नाम बताकर आप ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप एडवोकेट है, लॉयर है, लॉ स्टूडेंट है, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, या आप लॉ को और अधिक समझना चाहते हैं, तो स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए यह ग्रुप तैयार किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा सर ग्रुप में जुड़े कैसे। देखिए, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और यह बोलना है हमें वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। पर अब यहां आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है।
जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे उनको 1000, 1500 या 2000 रुपए देने होते थे और बदले में सिर्फ 1 साल तक यह ग्रुप उनको यूज करने के लिए दिया जाता था। पर स्पेशल ऑफर यह है कि अगर आज आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो मात्र 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ग्रुप फ्री मिल जाएगा। जी हां, जीवन भर के लिए यह ऑफर है आप लोगों के लिए कि मात्र 1000 रुपए देकर आप जीवन भर ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं। पर बड़ा लिमिटेड समय तक ऑफर है। ऑफर अब खत्म होने वाला है। तुरंत डिस्प्ले पर दिया गया नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें और मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर के साथ ग्रुप में जुड़ जाए। चलिए ग्रुप को साइड रखते हैं और अब लेटेस्ट जजमेंट हमने क्लियर करी और एक और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है वो मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए ये जो स्पेशल जजमेंट है इसका मैं केस टाइटल नहीं बता रहा क्योंकि आज शाम को या आज रात को जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको हम इसकी पीडीएफ कॉपी देने वाले हैं ताकि आप इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और इस जजमेंट का खुद से बेनिफिट उठा सकें। ये जो जजमेंट है दोस्तों, इसी में बताया गया है कि कोर्ट का विल वसीयत को सस्पिशियस, शक की निगाहों से मानेगा, उसको नॉर्मल नहीं समझेगा। जैसे कि अगर जो सिग्नेचर है वसीयतकर्ता के वो कांपते हुए हाथों में है, शेकी हाथों से है, उसका जो वसीयत के अंदर इंटेंशन है साफ नहीं दिखाई दे रहा, वो बता ही नहीं पा रहा वो वसीयत में क्या देना चाह रहा है। अनफेयर डिस्पोजिशन, यानी कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को दिया ही नहीं, इस प्रकार की वसीयत जो है। इसके अलावा बेवजह किसी उत्तराधिकारी को बाहर कर दिया, उसको कुछ नहीं दिया, कोई ठोस कारण नहीं लिखा। इसके अलावा वहां पर किसी भी बेनिफिशियरी का, बेनिफिशियरी वो होते हैं जिनको वसीयत में हिस्सा दिया गया है, उसका एक्टिव रोल प्ले हो रहा है, उसी के दोनों विटनेस है, वो ही ले जाकर वसीयत वगैरह तैयार करा रहा है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी मानी जाती है जिससे कोर्ट वसीयत को शक की निगाहों से देखता है। और अगर आपके केस में भी ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इस जजमेंट को कोर्ट में लगाकर बोल सकते हैं कि ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है और जो वसीयत के अंदर बेनिफिशियरी है जिसको बेनिफिट मिल रहा है, फिर उसी की ड्यूटी बनेगी कि कोर्ट को साबित करे कि कैसे ये वसीयत बिल्कुल ठीक बनी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।